Namaste group Gillians, hope you are doing well at home. But today we are going to start second video of chapter number 6 of class 12th biology. And the name of chapter is molecular basis of inheritance. So this is the second video, that's why I have written part 2. In first video we have covered the basic structural features of DNA as well as polynucleotide chain. So what is the structure of a nucleotide, how different kinds of bonds will bind the structure of DNA. I have discussed three types of bond. One is N-glycosidic bond, which is present between sugar and nitrogenous base. Another type of bond was hydrogen bond, which is present between two complementary nitrogenous bases like A और T के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड द थर्ड काइंड ऑफ बॉन्ड वाज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, विच विल जॉइन टू एडजेसेंट sugar molecules. So sugar and phosphate will form the backbone of the structure of DNA, double helix, while the vertically arranged nitrogenous bases will form ladder of the steps of the ladder. So कल मैंने बात करी थी कि कुछ that structure we have I have explained that structure was given by Watson and Crick in 1953, and that was the most stable structure, and it was B type of DNA, B DNA. ठीक है, तो कल मैंने बोला था कि B के अलावा कुछ और भी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ DNA, तो उसकी मैंने एक टेबल बना दी है ये. ठीक है, इस टेबल में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज़ नॉट इन योर NCERT और CBSE. ठीक है, दिस इज़ आउट ऑफ दिस सिलेबस, बट नीट में पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे हमने B DNA वो DNA है जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है डिटेल के अंदर. उसके बाद Z DNA, A DNA, C DNA और D DNA. ठीक है, इस चीज़ को याद रखने के लिए आप पहले तो ये सीरीज याद रखोगे B Z A C D. ठीक है, B जो हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, उसके बाद लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट Z, उसके बाद ये कंटिन्यूस आ गया A C D, क्योंकि B तो पहले आ चुका था. तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले हैंडेडनेस मतलब जैसे हमने बताया था जो DNA है दैट इज़ राइट हैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड थे DNA के, उनको हमने ऐसे राइट हैंडेड ट्विस्ट कर दिया. ठीक है, ऐसे. सो दिस इज़ राइट हैंडेड. अगर हम उसको उल्टा करते ऐसे दैट इज़ क्लॉकवाइज, तो वो हो जाता आपका लेफ्ट हैंडेड. तो आपने ये देखना है इन पांचों में से सिर्फ Z DNA जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सारे के सारे राइट हैंडेड हैं. तो इजी याद रखना है, सिर्फ Z DNA लेफ्ट हैंडेड, बाकी सब राइट हैंडेड. तो पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंडेड DNA कौन सा होता है. आपको 4 ऑप्शन मिलेंगी 5 में से, उन 4 में से आपको लगानी कौन सी है, Z DNA. सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ये हमने डिटेल में किया था. 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग एक बेस पेयर के बीच में, और टोटल बेस पेयर कितने थे एक टर्न के अंदर, 10. तो ये सारी स्ट्रक्चरल डिटेल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे DNA के साथ. तो अब आगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, यहाँ पे था 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे 3.8, 2.5, 3.3. अब ये बात थोड़ी सी हमको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ठीक है, मुझे भी कभी याद नहीं रहता, मैंने भी ये टेबल जो है वो देख के ही बनाई है. तो कुछ स्टूडेंट्स की क्रैमिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके लिए बेनिफिट हो जाता है इन चीज़ों का. ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ बेस पेयर, ये पूछा जाता है. ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ें बहुत कम चांस है पूछने के, क्योंकि CBSE को भी पता है कि ये चीज़ें क्रैमिंग वाले पार्ट है, मुश्किल है याद होना. ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. यहाँ पे 10 बेस पेयर हमने पढ़ा था एक टर्न में, यहाँ पे 12, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 डाइमर. इस पॉइंट को जोड़ेंगे हम इससे यहाँ पे लास्ट वाले को. ठीक है, फिलहाल याद रखना इसमें 10, 12, 11, 9.33 एक्चुअली में कैसे होगा, ये हम एक टर्न का नहीं बता रहे, हम ओवरऑल देख के उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न से हमने डिवाइड कर दिया. तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 9.5 या 9.25 कोई न्यूक्लियोटाइड आए. ठीक है, तो हमने एवरेज की बेसिस पे लिया है ये, एंड दिस इज हैविंग 8. तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न किस में होगा.
डी-DNA में, मैक्सिमम Z-DNA में। नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स क्या थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कि एक दो बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस था, टोटल बेस पेयर 10 हैं, तो एक हेलिक्स के जो टर्न होगा उसको बोलेंगे हम पिच ऑफ द हेलिक्स। उसका पिच कितनी बनेगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब लेंथ ऑफ वन टर्न। जब DNA यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको एक कंप्लीट टर्न बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस पूरे टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आए, 10, ठीक है। तो और दो के बीच में कितना डिस्टेंस था, यहाँ पे 3.4 और टोटल थे 10, तो इसका टोटल कितनी हो गया 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ वन टर्न, या फिर हम इसको बोल देते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये था आपका B-DNA में 34, Z में 46। अगेन थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट है। पिच ऑफ द हेलिक्स बस ये पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। नाउ डायमीटर ऑफ द हेलिक्स हमने पढ़ा था कि जो ये विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ B-DNA। तो Z में 18 है, 26 है, 19 है। तो डायमीटर है तो हम कैसे कह सकते हैं, ये जो है ये थिकेस्ट है और ये जो है वो थिनेस्ट है, ठीक है। सो थिकेस्ट DNA और थिनेस्ट DNA भी पूछा जा सकता है। स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा B-DNA का ही है, इसलिए हम उसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी सारे हैं अनस्टेबल DNA। तो स्टेबिलिटी का पॉइंट बहुत इजी है, B-DNA को स्टेबल बता दो, बाकी सारे अनस्टेबल रह गए। लास्ट में है रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। तो एक्सेप्ट Z-DNA के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डाई है इसलिए यहाँ पे हम 6 डाइमर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डाइमर है, बाकी सब के अंदर मोनो है। तो मोस्टली डिफरेंस आप देखो, Z-DNA के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक तो ये अकेला लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सारे राइट हैंडेड है। ये अकेला डाई वाला है, बाकी सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अकेले के डाइमर बन रहे हैं, बाकी किसी के डाइमर नहीं बन रहे हैं। तो ज़्यादा फोकस रखना आपका Z-DNA के ऊपर। और Z-DNA जो है वो जिगजैग DNA, इसलिए Z लिया गया है। जिगजैग DNA कैसे बनता है वो मैंने कल भी बताया था आपको, कि अगर हम यहाँ पे दोनों प्यूरिन और प्यूरिन इकट्ठे आ जाएं आमने सामने, पिरिमिडिन और पिरिमिडिन आमने सामने आ जाए। प्यूरिन डबल रिंग वाले होते हैं, एक पेंटागन एक हेक्सागन, तो यहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी, पिरिमिडिन के अंदर कम होगी। तो ऐसे ऐसे चलेगा आपका, प्यूरिन चौड़े हैं, पिरिमिडिन कम हैं, ऐसे करके। सो दिस इज जिगजैग, और उसी के बेसिस पे हमने नाम दिया है Z-DNA। तो कोशिश करना है इसको कुछ पॉइंट्स आपको याद रह जाएं। मुझे इस टेबल में से सिर्फ 4-5 पॉइंट ही याद रहते हैं, बाकी ये वाली चीज़ें कभी नहीं याद रहती मुझे भी। तो जिसके याद हो जाए वो अच्छी बात है। अब इसको रब कर देते हैं। ये जो टॉपिक था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ DNA, ये आपका NCERT में नहीं है। तो अगर आप सिर्फ CBSE का प्रिपेयर करना है आपने, तो इस टॉपिक को आप छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोग्मा। So central dogma given by Crick. इसमें क्या बोला गया सेंट्रल डोग्मा में,
कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ऑलवेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन एक्सेप्ट इन सम वायरसेस। मतलब डीएनए है, डीएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए and RNA will be converted into protein. This process of conversion of DNA to RNA is called as transcription. ठीक है, और RNA से प्रोटीन बनना, this process is called as translation. डीएनए से डीएनए ही बनना वापस, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी ऑलवेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। तो मतलब डीएनए से हरदम आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरएनए एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनेगा, या हम बोल देंगे डीएनए एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, बट एक्सेप्ट, तो वो लाइन क्या थी, एक्सेप्ट इन वायरसेस। वायरसेस के अंदर क्या होता है, द आरएनए कैन ऑल्सो फॉर्म डीएनए बाय नेम ऑफ प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा ना, एंजाइम का नाम भी बिल्कुल सेम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मोस्टली जहाँ पे भी ASE लग जाता है वो हमें क्या बताता है कि दिस इज ए एंजाइम, दिस इज एन एंजाइम। सो सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं आपको ये। तो लाइन क्या बनी, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज बी फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आरएनए टू प्रोटीन बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सेप्ट इन सम वायरसेस वेयर आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, इन दोज केसेस आरएनए, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस इज सेंट्रल डॉगमा। तो मैं उसकी जो लाइन है वो प्रॉपर पूरी नहीं लिख रहा हूँ, बस ये मैंने 2 बार बोल दिया आपको। आप बुक से पढ़ेंगे सेम टू सेम यही चीज़ है, बस इस लाइन को याद रखोगे आप, इस ग्राफ को, तो आप डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अभी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस था, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो था दैट वाज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूमन के केस में। और कल मैंने ये भी बताया था कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं। अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो डबल इसका 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, तो इतने बेस पेयर ह्यूमन बीइंग के डीएनए में हैं और हर एक बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी। अगर हम इसको टोटल लेंथ काउंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा ये 10⁻9 इंटू 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻10। सो दिस विल बिकम अराउंड 2.2 मीटर। इतना बड़ा होता है। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि भाई एक सेल जो है वो उसका तो साइज इतना ही नहीं होता, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। तो हम एक एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। तो इतनी छोटे से स्पेस के अंदर इतनी बड़ी लेंथ का डीएनए कैसे आ गया, ठीक है। वो क्यों आया, क्योंकि हमने उसकी करी है पैकेजिंग, ठीक है। मान लो एक थ्रेड है और ये एक चौक है, इस थ्रेड इतना बड़ा है हमारे पास, उस थ्रेड को मैं इसके ऊपर ऐसे लपेट दूँ तो वो क्या होगी, इसकी पैकेजिंग होगी। जो थ्रेड इतनी सारा स्पेस घेरा हुआ था, अब उसने इतने से स्पेस में आ गया। वो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है हमने। सो इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, ड्यू टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सो कंडेंस करके हमने उस डीएनए को उसके अंदर रखना है ताकि उसका स्पेस जो है वो कम घेरे। सो दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती कैसे है? सबसे पहले हमारे पास क्या है, डीएनए फाइबर है। अब हम क्या करेंगे, उस डीएनए बीडीएनए फाइबर जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, उस डीएनए को हमने यहाँ पे, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सबसे पहला पॉइंट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और क्यों होता है ये मैंने कल बताया था, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो हमारी जो सेल होती, सेल के अंदर डीएनए के अलावा 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जो एक बैक्टीरिया होगा, या हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट जो होगा, प्रोकैरियोट के अंदर देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो उसका डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा होता है उसके अंदर, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज न्यूक्लिन। इन दिस केस डीएनए जो है वो नेक्ड होगा, डीएनए विल बी नेक्ड, NAKED। सो जब भी कहीं लिखा मिले डीएनए इज नेक्ड, मतलब दिस डीएनए इज नॉट बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। पर जो ह्यूमन बीइंग है या यूकैरियोट है, यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। सो हिस्टोन प्रोटीन्स का काम होता है पैकेजिंग का, ठीक है। सो द मेजर पैकेजिंग विल बी डन बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हम कह रहे हैं कि भाई हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कि जो डीएनए वहाँ पे पड़ा हुआ था उस डीएनए की छोटी मोटी पैकेजिंग हो रखी है, पर वो किसकी वजह से है, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से है। हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर एब्सेंट हैं। वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट डीएनए विल बी पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स मेजरली, एंड इन सम quantity some non-histone proteins are also responsible for packaging of DNA। तो सबसे पहले बोल दिया मैंने कि DNA is negatively charged due to presence of phosphate group। अब हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन is of
5 टाइप, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, यूकैरियोट में, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ठीक है। इन सब की जो है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 यूनिट प्रेजेंट होंगी, 2 इंटू H2A, 2 इंटू सब में 2, ये अकेला प्रेजेंट होता है। तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामर, ठीक है। ओक्टामर मतलब जिसकी 8 सब यूनिट्स हैं, हर किसी की 2 सब यूनिट हैं, H2A की 2, H2B की 2, H3 की भी 2, H4 की भी 2, H1 जो है वो सिंगली प्रेजेंट होता है। तो हिस्टोन ओक्टामर, देखो यहाँ पे मैं एक ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2A, H2B, H3, H4, चारों टाइप के हिस्टोन आ गए। अब 4 हिस्टोन प्रोटीन हमें दिखाई दे रहे हैं सामने से, 4 इसके पीछे हैं, ठीक है, टोटल 8 हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन ओक्टामर। और इस ओक्टामर के ऊपर DNA का जो फाइबर है वो ऐसे करके लपेटा हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज H1 हिस्टोन। सो the octamer of histone is called as, this is histone octamer, जिसके चारों तरफ DNA लपेटा हुआ है, ठीक है। दिस इज 1/3/4 राउंड ऑफ DNA, पूरे 2 राउंड नहीं हैं लिपटे हुए DNA के, 1.25 राउंड, ठीक है, 1:3:4। तो इतने राउंड ऑफ DNA हैं, और इस DNA के अंदर टोटल द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन ओक्टामर प्लस दिस राउंड ऑफ DNA, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम कोर और NU बॉडी, ठीक है। इस पार्ट को, इतने को, ठीक है, NU बॉडी। अब इस DNA को जो इसके हमने ऊपर लपेटा हुआ है, इसको वहाँ पे फिक्स रखने के लिए H1 हिस्टोन जो है वो आ गया आपका, इसको जो पैक करवा के रखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्लगिंग हिस्टोन। Now this whole complex is called as nucleosome. So this was just nucleosome core, इतना core, उसके अंदर H1 भी ऐड कर दिया, then it is called as, so मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NU body plus H1, it is called as nucleosome, ठीक है। और जो इसकी टोटल विड्थ है वो हो गई आपकी 10 नैनोमीटर, इतना चौड़ा है ये, ठीक है। देखो यहाँ तक अभी हमने क्या किया, सिर्फ कि भाई जो DNA की पैकेजिंग होती है उसमें 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे पैकेजिंग के लिए। यूकैरियोट्स में मेजरली हिस्टोन मिलेंगे, थोड़े बहुत नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। वो कहाँ पे आएंगे उसका भी मैं बताऊंगा अभी।
तो जब यूकैरियोट्स के अंदर हमने देखा कि भाई पैकेजिंग होगी कैसे, तो हमने बोला हिस्टोन के यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन होते हैं। 4 जो हैं ये तो बनाएंगे 2-2 यूनिट इनकी, हिस्टोन का ऑक्टामर, और ऑक्टामर के ऊपर आपका रैप हो जाएगा 2.25 राउंड ऑफ डीएनए। इसको बोल दिया हमने न्यूक्लियोसोमल कोर। और इसके साथ जब H1 भी लग गया, प्लगिंग हिस्टोन जो इसको स्टेबल करके रखेगा, डीएनए को रैप करके रखेगा इसके ऊपर, उसको टोटल बोल दिया हमने NU बॉडी प्लस H1 इजिकल टू न्यूक्लियोसोम। इसकी विड्थ होगी 10 नैनोमीटर। ठीक है। नाउ अब बात, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कई बार कि भाई डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो इसके ऊपर रैप हो कैसे जाता है, कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आई? डीएनए वाज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टोन प्रोटीन्स, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, AAs लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, लाइक आर्जिनिन, एंड एक और था लाइसिन। ठीक है। तो कई बार नीट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं किसकी वजह से, कौन से अमाइनो एसिड की वजह से? इन 2 अमाइनो एसिड का नाम याद रखना है आपने। टोटल हमारे बॉडी के अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, तो उसमें से 2 याद रखने हैं आपने। पॉजिटिवली चार्ज ये हैं, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो आपस में इंटरेक्शन बनाएगा, अट्रैक्शन होगी, तभी वो स्टेबल हो पाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पैकेजिंग ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया, हाँ यहाँ तक। अब जो डीएनए फाइबर था उसको रैप कर दिया हमने हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और वो बना दिया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का विड्थ बन गई 10 नैनोमीटर। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है वो फर्दर क्या करेंगे, फर्दर फिर कॉइलिंग करेंगे। अब ये मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, इन्होंने बना लिया एक सर्कल। अब ये हर एक 10-10 नैनोमीटर का है, तो जब सर्कल बनाएंगे तो टोटल ये विड्थ कितनी रह जाएगी? 30 नैनोमीटर। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, SOLENOID। सोलेनॉइड का डायमीटर हो गया 30 नैनोमीटर। अब ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड्स जो हैं वो आपस में ऐसे फर्दर कॉइलिंग होती जाएगी, उसकी फर्दर कंडेंस होता जाएगा। दिस विल गिव राइज टू क्रोमेटिन फाइबर, एंड क्रोमेटिन फाइबर की विड्थ होगी 80 नैनोमीटर। ठीक है। नाउ क्रोमेटिन फाइबर विल फर्दर कंडेंस विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूकैरियोट में मेजरली हिस्टोन करेंगे, पर एक जगह नॉन हिस्टोन भी आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा कि जो क्रोमेटिन फाइबर है उसकी जो पैकेजिंग होगी दैट विल बी ड्यू टू सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और वो पैकेजिंग के बाद, सो क्रोमेटिन फाइबर पैकेजिंग के बाद बनाएगा यहाँ पे क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड जो होगा उसकी विड्थ 700 नैनोमीटर, और जब 2 क्रोमेटिड मिल जाते हैं तो उससे बनता है आपका क्रोमोसोम। सो 2 क्रोमेटिड इज इक्वल टू क्रोमोसोम, और उसकी विड्थ होती है 1400 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो आप किसी हेल्प बुक से देखना, एलिमेंट्री वगैरह से, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे वो डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो उसमें दिखाया हुआ है कि भाई एक के ऊपर कैसे हमने बहुत सारे वो बनाए, फर्दर कंडेंसेशन कैसे करते गए, साइज़ कैसे रिड्यूस होता चला गया, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका क्रोमोसोम बनेगा। तो जब क्रोमेटिन फाइबर जो है उससे क्रोमेटिड बनना है, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से पैकेजिंग होगी,
तो उस टाइम पे जब पैकेजिंग होगी तो कुछ एरिया जो है क्रोमेटिन का वो लूजली पैक रह जाता है और कुछ एरिया जो है वो टाइटली पैक हो जाता है। तो टाइटली या लूजली होने की वजह से यहाँ पे दो नाम आ जाते हैं क्रोमेटिन के। मैं इसको रब करता हूँ इसको। तो पैकेजिंग के टाइम पे क्रोमेटिन बन गया दो टाइप, एक है यू क्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही आ गई, दिस इज लूजली पैक्ड। यहाँ पे पैकेजिंग थोड़ी ही लूज होगी, यहाँ पे टाइटली पैक्ड। तो जब लूजली पैक है तो जब उस डीएनए के ऊपर वहाँ पे हम स्टेन डालेंगे, स्टेल फ्यूजन स्टेन है एक, तो डीएनए के लिए होती है स्पेसिफिकली। तो फ्यूजन स्टेन के साथ ये वाला एरिया जो है वो हरदम लाइटली स्टेन आएगा, मतलब इसने कलर कम एब्जॉर्ब किया, और ये वाला डार्कली स्टेन होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, लाइटली स्टेन्ड विद फ्यूजन स्टेन। ये स्टेन का नाम है फ्यूजन स्टेन, दिस इज स्पेसिफिक फॉर डीएनए। यहाँ पे हम लिखेंगे डार्कली स्टेन, थर्ड, ये एरिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब ये एरिया ऐसा है डीएनए का जिसने ट्रांसक्रिप्शन करना ही करना है, पर ये एरिया जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, और इसमें लिखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। मतलब इस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होना ही नहीं है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज टोटली नॉन कोडिंग। यहाँ पे कोडिंग बोल सकते हैं, पर उस कोडिंग के बीच में भी कुछ नॉन कोडिंग पार्ट होता है, तो ये वाला पॉइंट हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। फोर्थ, यूक्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है वो बहुत कम होती हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर लेस, यहाँ पे मोर। रेपिटेटिव सीक्वेंस मतलब जैसे मान लो डीएनए के अंदर हमने बोला कि भाई ATGC, डीएनए हम ऐसे करके दिखाते हैं कि, तो अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे ATGCGC, ये 6 लेटर की जो सीक्वेंस है एक बार यहाँ पे आ गई, फिर 20-25 लेटर का गैप आया, मतलब कोई और लेटर थे बीच में, फिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस बार बार में रिपीट होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। सो इसके अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो बहुत कम है, जबकि इसके अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन वो बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी एक पॉइंट इससे रिलेटेड ही बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक्टिव जीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है तो हम इसको बोल सकते हैं इनएक्टिव जीन्स हैं। फिफ्थ पॉइंट बुक ने बना दिया, अदरवाइज़ तो इसी में आ जाता है ये।
it have active genes, it have inactive genes. सो यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन किसकी वजह से बना? ड्यू टू फर्दर कंडेंसेशन, मतलब रिडक्शन इन साइज, ड्यू टू फर्दर कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमेटिन फाइबर विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. तो ये आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे. Next topic is evidences which shows DNA as genetic material. ठीक है कि हम बार बार मैं बोल तो देते हैं कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, पर उसके एविडेंसेस क्या थे, कैसे प्रूव हुआ वो. ठीक है, उसके लिए सो दिस इज डायरेक्ट एविडेंसेस टू प्रूव DNA as genetic material. तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो आपका मेन एक्सपेरिमेंट आएगा दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. सो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ग्रिफिथ इन 1928. ठीक है, सो ये एक डॉक्टर थे उसके लंदन में, ब्रिटेन के. तो ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट दिया. ग्रिफिथ हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए बैक्टीरिया नेम्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. So this is made up of 2 strains. पहली बात तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विल कॉज निमोनिया, नाम से पता चल रहा है, इट विल कॉज निमोनिया और लीड टू विच लीड्स टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन थे, 2 वैरायटी थी. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज एस स्ट्रेन. एस हमने इसलिए लिया क्योंकि ये थे स्मूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ कैप्सूल. ठीक है, इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट था और इसीलिए ये थे वायरुलेंट. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज वायरुलेंट. वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, इसकी वजह से डिजीज होती थी. डिजीज भी कौन सी लिखेंगे हम? निमोनिया. तो डायरेक्टली लिखेंगे कॉज निमोनिया. सो एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ किस लिए था? क्योंकि उसके बाहर एक कैप्सूल प्रेजेंट था. दिस कैप्सूल वाज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड म्यूसिलेज. लिखने की ज़रूरत, चलो लिख देता हूँ. कैप्सूल मेड अप ऑफ म्यूसिलेज.
एक टाइप का पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, ठीक है। सो एस स्ट्रेन वायरुलेंट था, मतलब डिजीज कॉज कर सकता, निमोनिया कॉज कर सकता था, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। और इसलिए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, बल्कि ऐसे करके दिखा देते हैं हम इसको, थोड़ा मोटा। नाउ द सेकेंड स्ट्रेन वाज आर स्ट्रेन। इसके अंदर एब्सेंस थी, स्मूथ कैप्सूल नहीं था बाहर पे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ कैप्सूल। और जब कैप्सूल ही एब्सेंट है तो क्या ये डिजीज कॉज करेगा? नहीं करेगा। डू नॉट कॉज निमोनिया। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सी बात करिए हमने कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया ग्रिफिथ ने। इसके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो हो, निमोनिया कॉज करेगा, डेथ हो सकती है। पर दो स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस के, एक एस स्ट्रेन, एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन की आउटर कवरिंग पे कैप्सूल है और कैप्सूल की वजह से ही ये वायरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं हम इसको, और वायरुलेंट है मतलब डिजीज कॉज कर सकता है। आर स्ट्रेन के अंदर वो कैप्सूल नहीं था, इसलिए ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, और इसको बोलते हैं हम नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, सो सिंपल से यहाँ पे हमने बहुत बात करी कि दो टाइप के स्ट्रेन हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में आगे किया क्या वो डिस्कस करते हैं। ये चीज़ मैं आपका मिटा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन। माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, माउस के अंदर आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। तो हमें पता है कि भाई आर स्ट्रेन तो डिजीज कॉज करेगा नहीं, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। तो माइस क्या करेगा? माइस सरवाइव कर जाएगा, मरेगा नहीं। और जब हमने उस वायरस उस माइस के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, तो जब एक्सट्रैक्ट किया तो हमें आर स्ट्रेन वाले ही बैक्टीरिया मिले। ठीक है, फाउंड आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया from body of mouse। तो आर स्ट्रेन डाला, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, माइस सरवाइव कर गया क्योंकि डिजीज़ तो होगी नहीं। तो उस माइस के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। सेकंड उसने लिया एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन के अंदर उसने क्या किया? सेम इंजेक्टेड टू माइस। तो जब इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन तो हमें पता है एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, डिजीज कॉज करेगा। तो हम लिखेंगे माइस डाइड, किसकी वजह से? ड्यू टू निमोनिया। और जब इसकी बॉडी के अंदर देखा तो हमने किस टाइप के मिले हमें? स्ट्रेप्टोकोकस। मैं डायरेक्टली ये पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने एस स्ट्रेन के वायरस मिले।
सो एस स्ट्रेन अगर यहाँ हमने बनाना हो तो सिंपल हम ऐसा भी बना सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे इस टाइप के बने और एस स्ट्रेन में यहाँ पे दिखा देते हैं हम। ठीक है, दो हैं, बहुत इजी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में आप देखना उसने एस स्ट्रेन लिया पर उसको हीट किल कर दिया। तो थर्ड कंडीशन वाज ही हैज़ टेकन हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, इंजेक्टेड टू माइस, अब जब हीट किल कर दिया तो उसके अंदर वो एबिलिटी रही नहीं, ठीक है, कि वो डिजीज़ कोज कर दे। तो हम यानी तो उसकी ऑब्जर्वेशन आई माइस सर्वाइव। क्यों सर्वाइव कर पाया? क्योंकि वो निमोनिया क्रिएट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमने हीट किल कर दिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइस सर्वाइव्ड So absence of बैक्टीरिया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। नाउ फोर्थ कंडीशन, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है, ये आपने ध्यान देना है। अब की बार हमने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। अब ध्यान से देखो, आर स्ट्रेन हमने जब सिंगल लिया था तो भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई थी, माइस सर्वाइव कर गया था। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब हमने लिया तो भी माइस सर्वाइव कर गया क्योंकि डिजीज़ नहीं हुई थी। अब हमने जब ये दोनों इकट्ठे लिए और हमने इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो एक बहुत ही एबनॉर्मल जो आपका रिजल्ट है वो मिला इसको कि माइस डाइड, जबकि वो डाई तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि दोनों की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखो, ना तो अकेला ये कर सकता था ना अकेला ये कर सकता था, पर यहाँ हो गया माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। तो जब इसकी बॉडी में से हमने बैक्टीरिया निकाले तो उस हमने पाया कि इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले इसकी बॉडी में से, तो वो एस स्ट्रेन वायरुलेंट है। ठीक है, तो वायरुलेंट बैक्टीरिया मिले, वो कैसे मिल गए? तो ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन निकाला कि देयर वॉज समथिंग विच वॉज प्रेजेंट इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। मतलब क्या है कि आर स्ट्रेन खुद तो नहीं कर सकता था डिजीज़ कॉज, बट हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा था जो आर स्ट्रेन के पास गया और आर स्ट्रेन को उसने कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन के अंदर, और एस स्ट्रेन बनने की वजह से माउस को निमोनिया हुआ और वो मर गया, और उसकी बॉडी में से भी हमें मिले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जबकि एस स्ट्रेन हमने नॉर्मल वाले तो लिए ही नहीं थे हीट किल्ड। सो समथिंग केम फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, जिसकी वजह से माउस आपका मर गया। बट वो ये चीज़, इसका जो नेचर था, केमिकल नेचर की, एक्चुअली वो था क्या, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन जो है वो एस में कन्वर्ट हुआ। ही वॉज अनेबल टू फाउंड दैट। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट लाइन लिख देते हैं, ही कंक्लूडेड दैट a transforming substance or principle
substance or principle from heat killed S strain, HKS मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, हीट किल्ड S strain, ठीक है। So he concluded that a transforming substance or principle from heat killed S strain has changed or transformed R strain into S strain, ठीक है। उसने ये कंक्लूड किया, बट एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, बट ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल बायोकेमिकल नेचर, बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस था क्या जिसने चेंज करवा दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 2 स्ट्रेन लिए थे, 2 स्ट्रेन पे यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। उसमें क्या रिजल्ट आया, जो ये रिजल्ट आया उसको, ये बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था उसके लिए कि माउस डाई कर गया। तो वो डाई क्यों करा? ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो था, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट स्ट्रेन के अंदर चेंज हो गया, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन के अंदर चेंज हो गया, पर किसकी वजह से हुआ ये उसको नहीं पता। एक मिनट में इसको जाता हूँ। नाउ अब उसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंडक्ट किया और उसका टाइटल हम देंगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या सब्सटेंस। तो अभी हमने बोला कि भाई वो तो फाइंड कर नहीं पाया, तो 3 साइंटिस्ट थे, तीनों का मैं सरनेम ही लिखूंगा क्योंकि यही पूछे जाते हैं, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया और फाइनली ये पता किया कि जो सब्सटेंस जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करवाया उसका नेचर क्या था, ठीक है। सो इन तीनों ने क्या किया, दे हैव एक्सट्रैक्टेड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। एच के शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, हीट किल्ड, क्योंकि हमने यही देखना था कि हीट किल्ड में ऐसा क्या था जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करवाया। तो हमने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसके हमने डीएनए भी निकाल लिया, आरएनए भी निकाल लिया, प्रोटीन भी निकाल लिया। तो अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले लिया इसने आरएनए, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड
एस स्ट्रेन। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं। सबसे पहले लिख देते हैं, चलो कार्बोहाइड्रेट, दो को मैं मिक्स कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स दोनों, ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। देखो जो हमारी वहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन थी, लास्ट टाइप का एक्सपेरिमेंट था, हमने उसी को लिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, पर उसका क्या चीज़ ली हमने, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, प्लस आर स्ट्रेन वो भी लिया था हमने वहाँ पे, प्लस कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम होता है एक ऐसा मीडियम जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये तीनों चीज़ ली और तो हमने देखा कि जो आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन ही रहा, कोई उसके अंदर चेंज नहीं आया, ठीक है। सेकंड पे लिया हमने आरएनए ऑफ HKS हीट किल्ड एस स्ट्रेन, सेम यहाँ पे, प्लस आर स्ट्रेन प्लस कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। इस केस में भी जो आर स्ट्रेन था वो आर स्ट्रेन ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। तीसरा हमने लिया DNA ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, प्लस आर स्ट्रेन प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसने पाया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ हमने आर स्ट्रेन डाला था, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। यही चीज़ तो हमने देखनी थी कि वो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रिफिथ का, उसके अंदर आर को एस ने किसने कन्वर्ट किया, यहाँ पे पता चल गया हमें। DNA ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने जब आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखना है, DNA ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस अब यहाँ पे इन्होंने डाल दिया एंजाइम DNase, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है विच कैन डिग्रेड या डिस्ट्रॉयज DNA, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, विच डिस्ट्रॉयज DNA, तो DNA को तोड़ देगा, वो खराब कर देगा, प्लस आर स्ट्रेन। मतलब ये जो कंडीशन थी, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक चीज़ और ऐड कर दी इसके अंदर, एंजाइम DNase प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अब की बार शॉकिंग रिजल्ट क्या था कि हमें आर स्ट्रेन ही मिला, हमें एस स्ट्रेन नहीं मिला। देयर वॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन of R strain into S strain when we are introducing DNase enzyme in this experiment, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई DNA ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या सब्सटेंस था जिसने इस R strain को S strain के अंदर कन्वर्ट करवाया या ट्रांसफॉर्म करवाया। सो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमें पता चल गया। इससे और थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे के अंदर लेके जाता है, ठीक है। सो इससे क्या पता चला, दैट DNA इज़ जेनेटिक मटेरियल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। बहुत
ईज़िली और सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक बार आप जो भी आपके पास बुक है, हेल्प बुक है, आप उसको जाके एक बार पढ़ो, टॉपिक सेम टू सेम रीड करने की कोशिश करना, आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा आप एक बार वीडियो देखना, उसके बाद शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, साइड बाय साइड आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाया करो, चाहे आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है या किसी और हेल्प बुक में है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम करेंगे प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट होगा और एक एक्सपेरिमेंट होगा टू फाउंड दैट द नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।